अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मौजूदा दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में एक बार फिर दो कौमी नजरिया है। मुल्क में एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक कौम को सस्ता और जल्द इंसाफ मैसर है, जबकि दूसरी कौम हुकूमत में आने के बाद भी मुसलसल अताब का शिकार है, जिसकी वाज़ेह मिसाल कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 2 केसेस में मिलने वाले रिलीफ से मिलती है। ये केस 5 दिन मुसलसल अदालतों में जेर समात रहा। 14 से ज़ायद समातें हुई, हर समात पर मनचाहा वक्त मिला, जिसके बाद 15 मिनट का फासला, 5 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय हुआ। एक साबिक वजीर आजम जत्थे की सूरत में अदालत पेश होते हैं, जिन्हें फौरी रिलीफ मिल जाता है। उसी साबिक वजीर आजम को आज तोशाखाना केस में भी रिलीफ मिल जाता है। इसके बरक्स 20 फरवरी 2020 को तोशाखाना केस में ही 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले शख्स को नैब अदालत में पेश ना होने पर कोई मौका फराहम नहीं किया जाता और जज मोहम्मद बशीर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। ये दोहरा नजरिया है, इसकी पुरानी मिसाल है। इसकी ताज़ा मिसाल आज एक और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के केस में मिलती है, जहां एक जैसे ओहदे रखने वाले 2 साबिक वज़राए आज़म के साथ अलग अलग अपनाए गए इंसाफ के उसूल वाज़े होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सरीना होटल से निकलकर एहतसाब अदालत पेशी के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें इतनी मोहलत नहीं मिलती है कि वो अदालत पहुंच जाएं। इससे कबल ही उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। उन्हें ना तो अपनी सफाई का मौका फराहम किया जाता है और ना ही उनके लिए अदालत आधा घंटे की समात मुलतवी करती है। शायद इसकी वजह यही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी कारकुनान के जमे गफीर की बजाय अकेले ही अदालत की जानिब रवाना हुए। इसी दोहरे मयार पर आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने भी गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना था कि अगर अदालतों की तादाद देखकर ही फैसले करने हैं तो हमें भी पेशियों के दौरान लाने की इजाजत दी जाए। आइंदा ये बात समझ लें, हमें हाई कोर्ट बुलाए तो हम भी क्या पूरे मुल्क में लोगों को कॉल दें कि हाई कोर्ट के हाथे में 5000 बंदा इकट्ठा करना है। ये मैं समझता हूं कि ये इंतजामी फेलियर है। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये नहीं होना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी किए करते ना इमरान खान के, हिम्मत करते कि ये नहीं आ रहा, हम इसके वारंट कैंसिल करते हैं, इसकी जमानत कैंसिल करते हैं, इसके वारंट जारी करते हैं अरेस्ट के। उसके लिए और मैयार है, शाहिद अब्बासी के लिए और मैयार है। और ये कौन सा केस है करप्शन का? इससे बड़े केसेस इमरान खान पे हैं, जिसको पूरी मोहलत दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है, जिसके लिए अदालतें सुबह शाम दोपहर लगाई जाती हैं, जिस तरह कोई दवाई की डोज होती है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद के मिसदाक तहरीक इंसाफ की फरमाइशें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इनकी फरमाइशें पूरी ना हो तो मुल्क को डिफॉल्ट बनाते हैं, मुल्क को 2 हिस्सों में बांटने की बातें करते हैं। आज फवाद चौधरी ने जहां हुकूमत से अपोजिशन लीडर का ओहदा और चेयरमैन नैब के नाम पर मुशावरत की फरमाइश की है, वहीं शेख रशीद ने अहाता अदालत में खड़े होकर जल्द इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि बाज अकल के इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है, मुल्क को इलेक्शन की तारीख बचा सकती है। अगर मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते तो खाना जंगी और कहत होगा। मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे तो खाना जंगी होगी, यानी अपनी मर्जी का फैसला नहीं होगा तो मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा, मुल्क में कहत होगा, खाना जंगी होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान चाहते हैं कि या तो वो हुकूमत में हो या कोई भी हुकूमत में ना हो। इसीलिए ये कभी खुद को जैकेट पहनकर धमाकों की बात करते हैं, कभी मुल्क को दोलख्त करने की बात करते हैं, कभी खाना जंगी की बातें करते हैं। ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। क्या आपकी सियासत वालातर है या रियासत फौकियत रखती है? क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ऊपर है या ये मुल्क ऊपर है? क्या आप ऊपर है या मुल्क के 22-23 करोड़ अवाम जो है उनका एहतराम ज़रूरी है? ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इक़्तिदार में नहीं है, तो जब से इक़्तिदार से निकाले गए हैं तब से ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को गजन पहुँचे, मुल्क के न्यूक्लियर असासे महफूज नहीं है, मुल्क में गद्दार हैं। कभी मीर जाफ़र मीर सादिक की बात की गई और अब एट दिस पॉइंट इन टाइम भी यही बातें की जा रही हैं कि अदालतों में जाते हैं तो जत्थों के साथ जाते हैं, अगर कोई फैसला चाहिए तो धमकियाँ देते हैं कि हम खुद को जैकेट पहनकर खुद को धमाके से उड़ा लेंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्या ये मिजाज जस्टिफाइड है? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याज़ी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याज़ी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या मुल्की फैसले जत्थे करेंगे? मैंने कहा इतना भी सादा ना हो। न्याज़ी साहब, सवाल बड़ा सादा सा है कि अहम मुल्की फैसले जत्थे करेंगे? नेवर, जत्थे कभी फैसले नहीं करते। हमेशा तहरीकें जो चलती हैं तो लाजमी बात है उनमें कोई सच्चाई होती है तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और यकीनन जहां पे तहरीक के अंदर जो सोच होती है तभी लोग आपके साथ मिलते हैं। नहीं साहब, गुज़श्ता रोज हमने आवाम को हाता लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखा, क्या वो तहरीक थी? यानी 5 दिन 14 समातें, जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट तक का सफर 5 किलोमीटर और 5 घंटे लग गए। रेहान, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 10 घंटे भी लग सकते थे। उसकी वजह थी, वो कहते हैं
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, क्योंकि जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, गुजरावाला से जहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे खान पे कातलाना हमला हुआ और अल्लाह ताला की जात ने उन्हें महफूज रखा और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं, तो हम समझते हैं कि इमरान खान की जिंदगी इंतहाई जरूरी है और पाकिस्तान की अवाम और जिंदा दिलाने लाहौरियों ने खान की हिफाजत के लिए अपनी जान को आगे कर लिया। तो इसमें कौन सा मजायका है? सब अहाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं, वो प्रेमिसेस वो है तो जो जहां पर आम पब्लिक एंटर नहीं हो सकती, वहां पब्लिक एंटर हुई। इमरान खान साहब अदालत गए थे, कोई तहरीक थी अदालत जाने की, वहां तो अदालत ने बुलाया था तो गए, क्या वो तहरीक थी? मेरी बात सुने, अदालतें भी पाकिस्तान की है और लोग भी पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कोई क्रिमिनल्स तो थे नहीं। अदालत का एक डेकोरम होता है सर। नहीं, उन्होंने कौन सा गलत काम किया ना, रास्ते में वो खान को सिक्योरिटी दे रहे थे और सिक्योरिटी देने का नतीजा ये हुआ कि उन पे FIR कर दी गई, तो ये तो बड़ी ज्यादती है हमारे उन भाइयों पे। आज शेख रशीद साहब ने कचहरी पेशी के मौके पर यह कहा कि मुल्क में अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो खाना जंगी होगी, यानी इमरान खान निकलते हैं, अदालत पेश होते हैं, अवाम को निकाला जाता है, सड़कों पर लाया जाता है। अब एक और मुतालबा, इलेक्शंस नहीं होते तो मुल्क में खाना जंगी होगी, मतलब क्या ये मिजाज दुरुस्त है? मैं इन टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि क्या ये फैसले जत्थे करेंगे? मेरी बात सुने, इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात महंगाई के, आपको जितने भी आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, आपका इस वक्त इकोनॉमी बैठ गई, तमाम आपका सिस्टम बैठ गया, तो इन हालात में लोगों की जो 76% लोग हैं पाकिस्तानी अवाम, वो इमरान खान के इस मुतालबे के साथ खड़े हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराए जाए ताकि हम इंतशार से बचें। क्या मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मिल हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नेवर हो, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मुतहम्मिल वो ये नहीं कह रहे ना हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के साथ अवाम को तशद्दुद का डराया धमकाया जा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा नहीं साहब, एक तासुर इस वक्त उभर रहा है क्योंकि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव एहतसाब या सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है, ये फैसले सिलेक्टिव है और एक तरफ एक खास जमात है जो जत्थे लेकर आती है, पब्लिक को सड़कों पर लेकर आती है और अदालतों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती है। नेवर पहली बात यह है कि जितने भी उस वक्त जब PDM के लीडर्स थे या उस वक्त आज के वजीर आजम जो बने हुए हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, वो तो करप्शन में गए थे। आज हमारे पे जो FIRs हो रही हैं वो तो सच बोलने पे हो रही है, लेकिन जितनी बार इमरान खान को इस्तिस्ना मिला है कोर्ट से, शायद साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिला। जून 2020 का वाकया है जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। आज शाहिद खाकान अब्बासी जो हमेशा रेगुलरली नैब कोर्ट में पेश होते रहे, एक बार सिर्फ लेट होने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना सर कि वो साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ थे इमरान खान से। मैं आपको तारीख सवाल यह भी बनता है कि 50 रुपीस के स्टैम्प पेपर पे बाहर गए थे दवाई लेने। सर ये सवाल तो मेरा आपसे है सर। वो मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे। सर ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। नहीं हुआ, फिर मेरी बात नहीं सर, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आपने क्यों भेजा था उन्हें? साहिबा है, मरियम सफदर साहिबा है, वो बेल पे है, अभी तक नहीं पता, बेल पे बाहर आई बाप के लिए, वापस नहीं गई। अच्छा, ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, एक एवनफील्ड रेफरेंस केस के अंदर अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया है सर, और सेकेंडली जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की बात होती है, सवाल तो मैं आपसे करता हूं कि आपने क्यों भेजा था उन्हें? हमने गलती की होगी, हमें समझ तो मैं इसके हक में नहीं था कि अगर आपने रूल ऑफ लॉ को कायम रखना है तो मैं समझता हूँ इसमें फिर जो गरीब पकड़े हुए हैं, कोई क्लर्क पकड़ा हुआ है, कोई चौकीदार पकड़ा हुआ है, कोई कांस्टेबल पकड़ा हुआ है, कोई आम आदमी पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है पाकिस्तान में दोबारा जो हिंदुस्तान में ब्राह्मण सिस्टम था वही लागू हो गया? नहीं, नेवर। मैं इसके हक में नहीं हूं। आपके साढ़े 3 साल दौरे इख्तिदार के अंदर एम्फेसिस तो इसी में रहा ना सर कि किसको पकड़ना है, किसको जेल में डालना है, किसका एसी उतरवाना है, किसका टीवी खत्म करना है। लेकिन आज जब आपसे सवाल करते हैं तो मिसालें आप वही देते हैं ना सर। मेरा सवाल सर सुनिए, बड़ा सादा सा सर। देखिए, 2 ऑड्स कैन नेवर मेक राइट ना सर, 2 गलत तो मिलकर ठीक नहीं बना सकते। आज तरीके इंसाफ से उनका सवाल होता है, वो कहते हैं कि वो भी तो लंदन में बैठे हुए हैं। मेरी बात सुने, सिवाय TT केस के अलावा जो जिसमें अभी अल्लाह ताला उसे जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे, डॉक्टर रिजवान मकसूद चपरासी दोनों गए, उस केस वो तो खुद मतलब है ओपन शट केस था, उसको उससे बरी हो गए। हम तो हैरान की इस बात की, आज अब नैब के जो चेयरमैन नैब है उन्होंने क्या बयान दिया है,
ये भी कौम के लिए, हालांकि उनका अपना लगाया हुआ था, वो खुद भी उनके बर्दाश्त। चलिए, वैसे इसे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जावेद इकबाल बनने पर रेजिग्नेशन को तरजीह दी है। मैं मानता हूं कि उसने नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसको जावेद को ऐसा काम करने पे मजबूर किया। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कितने 100 अरब रुपए जो है वो हुए नहीं, वो मजबूर हुए नहीं, 18 प्रेशर हुए नहीं, लास्ट 2 डेकेड्स में नहीं आए थे। सवाल तो आज भी है कि जावेद इकबाल लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन किस तरह से है, ये सवाल तो आज भी उठता है। इतने ज्यादा स्कैंडल्स होने के बावजूद अपने ओहदे पर बरकरार रहना, ये भी मॉरल अथॉरिटी की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बनाया था उस लापता अफराद के केस में, जिसने बनाया था उससे पूछे, उस कमीशन से, उस कोर्ट से भी पूछे कि आपने बनाया, उसकी क्या प्रोग्रेस है। अच्छा न्याय साहब, लास्टली ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ पे उठ रहा है वो ये है कि आपके साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है, आपके साथ फेवरेट्स वाला सलूक हो रहा है, ये बायसनेस है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट? मेरी बात सुने, आज पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, इवन मैं समझता हूँ गैर मुल्की मीडिया जो है, पाकिस्तान की अवाम है, आज के मोस्ट दुनिया के पॉपुलर लीडर के साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या पॉपुलर होना जवाब है सर कि इमरान खान अबाव है? हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ जो सलूक किया गया ना, उनको 5 साल बाहर है, इस्तिस्ना मिला, मिनिस्टर बना दिए गए, केसों में एनआरओ लिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, मिनिस्टर। इसके लिए जरूरी था कि आप पार्लियामान में होते, आप इस्तीफा देके पार्लियामान से बाहर ना जाते, आप वहां रहते और उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करते हैं मामलात को। हम आज भी बाहर, हमारा राइट है कि हम जहाँ पे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट देता है कि हम जहाँ पे भी जाएं एज ए पाकिस्तानी हम सवाल कर सकते हैं, हमारा हक है, चाहे हम पार्लियामान के अंदर आ या पार्लियामान से बाहर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, चेयरमैन नैब चौधरी आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नैब का इदारा हर दौरे हुकूमत में मुतनाज़ रहा है। 2018 से 2022 तक जिस तरह नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में कहा जाता रहा कि वो इंक्वायरी के लिए किसी भी सियासतदान को बुलवाते, चाय पिलाते, लेकिन नैब ऑफिस से वापस भेजने की बजाय उन्हें वहीं से हवालात भेज दिया जाता। बाज़ केसेस में तो गिरफ्तारी पहले की जाती और मुकदमे के लिए वजूहात बाद में तलाश की जाती थी। अप्रैल 2022 के बाद नैब का सियासी इस्तेमाल किसी तौर पर कम ज़रूर हुआ, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। इक़्तिदार की मसनद पर बैठने वाले चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन नैब से मुताल्लिक़ उनकी ख्वाहिशात में कोई तब्दीली नहीं आई। शायद यही वजह है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने सिर्फ 7 माह काम करने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुलाजमत से लगभग 2.5 साल कबल ही सुबकदोश हो गए हैं और ज़राए अब भी यही दावा कर रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान को PDM हुकूमत में भी बतौर चेयरमैन नैब गैर मुनसफाना फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा था। ताहम आफ्ताब सुल्तान ने किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और 21 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जो कबूल कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा पेश किया था। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान की अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की और चेयरमैन नैब के इसरार पर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अब ये वो खबर है जो ऑन द फेस ऑफ इट जो इस वक्त सामने है मीडिया में, जिस पर बात हो रही है। आफ्ताब सुल्तान साहब का ये इस्तीफ़ा, इसकी रूमर बहुत दिन पहले ही थी। 1 हफ्ता पहले ये खबर आ गई थी कि आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से सुबकदोश होने वाले, इस्तीफ़ा देकर घर जाने वाले हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या बनी, इस हवाले से यकीनियत के साथ, सर्टेनिटी के साथ कुछ भी कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक असल खबर सामने नहीं आ जाती है। अब आफ्ताब सुल्तान कौन है, इसके लिए ज़रा उनके प्रोफाइल पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। आफ्ताब सुल्तान वो पुलिस ऑफिसर है जो पुलिस सर्विस को बतौर ASP ज्वाइन करते हैं और ASP ज्वाइन करने के बाद जितनी तेज़ रफ्तारी, यानी यूँ कह लीजिए कि बर्क रफ्तारी के साथ उनकी तरक्कियाँ होती हैं, और इसका सेरा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौरे हुकूमत को, नून लीग को जाता है उनके दौर में, और उनके सूबे में पंजाब के अंदर इनकी जो है अमूमन पोस्टिंग रही है। और इनकी जो बड़ी बहन है उनका ताल्लुक भी ब्यूरोक्रेसी से था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों के बहुत करीब थी, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ख़ास तौर पे इनकी जो प्रमोशंस है वो भी बड़ी तेज़ी से हुई आफ्ताब सुल्तान साहब की। और फिर 2010 में आफ्ताब सुल्तान साहब बतौर IG पंजाब अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं, गो कि बड़े कम मुद्दत के लिए होता है, लेकिन बतौर IG पंजाब भी ये सर्व करते हैं मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पंजाब में। फिर उसके बाद ये बतौर IB चीफ के तौर पर काम सर अंजाम देते हैं।
बतौर IB चीफ इनका जो टेन्योर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू होता है, लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आता है 2013 में तो इन्हें बतौर IB चीफ कंटिन्यू कराया जाता है। और ये ऐसे तगड़े IB चीफ होते हैं कि जो ISI चीफ के फ़ोन को भी टैप करते हैं। आपको याद होगा 2014 के धरने के अंदर कि जिस वक्त ISI चीफ का फ़ोन टैप करके वो जो ऑडियो है वो वज़ीर आज़म को दी गई और वज़ीर आज़म ने फिर आर्मी चीफ के साथ उसको शेयर किया और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो ISI चीफ है उन पर बरहमी का इजहार भी किया था। यानी ये बहुत क्लोज़ रहे हैं। और अब जब इनकी तकर्री बतौर चेयरमैन नैब हुई है तो वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, उनके साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद हुई है। ये कैसे हो सकता है कि अचानक से ऐसी फूट पड़ जाए? बारकैफ प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो असल कहानी भी सामने आ जाएगी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इलेक्शंस का मामला, इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल से, कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया गया है, लेकिन सवाल है कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कौन करेगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही वेलकम बैक। अवामी नुमाइंदगान से मिलकर पार्लियामान बनती है जहां अवाम के लिए फैसले किए जाते हैं। किसी भी जमहूरियत में पार्लियामानी फैसला कुन और तमाम ताकत का महवर होती है, लेकिन पाकिस्तान में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, जहाँ किंग नहीं होते बल्कि सुपर किंग होते हैं। यही वजह है कि हर वज़ीर आज़म इख्तियारात का हुनर होता है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ पार्लियामान है। अगर आज के पार्लियामान को देखें तो महसूस होता है कि पार्लियामान की ऐसी बेतौकीरी आमरीत में भी नहीं होगी। ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो या सूबाई असम्बलियाँ, पार्लियामान के हाथ कट चुके हैं। निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कब होंगे, तारीख सदर दे रहा है। पार्लियामान की कानून साजी से लेकर तमाम आईनी फैसले अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। पार्लियामान ने खुद अपने हाथ काट कर अपने आप को सिस्टम के सुपुर्द कर दिया है। कल सदर की जानिब से सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस की तारीख दी गई, जिस पर एक नई आईनी बहस ने जन्म लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किए जाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को इस मामले पर मुशावरत के लिए तलब किया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने सदर की रद्दी की टोकरी करार दिया और साथ में सदर के मुआवजे का इंदिया भी दिया। अब क्या सदर साहब के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है? ये वो सवाल है जिसकी आईन व कानून से मुख्तलिफ तशरीहात निकाली जा रही हैं। पंजाब और KP असम्बलियाँ, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात कराने की तारीख नहीं दी गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को तारीख देने के लिए खत भी लिखे। पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने खत के जवाब में तारीख देने से माजरत की, जबकि गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को मुआविन इदारों से मुशावरत करके इंतखाबात कराने का मशवरा दिया। दोनों गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खतूत का वाज़ेह जवाब न देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी पटिशन दायर की, जिस पर 11 फरवरी को अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करते हुए 16 सफ़ात का फैसला जारी किया। गवर्नर पंजाब की जानिब से 16 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। यूं पंजाब में इंतखाबात का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट के पास चला गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी CCP गुलाम महमूद डोगर के तबादले का केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस को इंतखाबात में ताखीर के मामले पर खुद नोटिस देने के लिए भिजवाया। असम्बलियों की तहलील को 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत की दावत देने के लिए खत लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। ताहम सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार पंजाब और KP में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। सदर ने एक और सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करने का हुक्म दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सदर 18वीं आईनी तरमीम के बाद खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। आईनी माहिरीन ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से मुशावरत किए बगैर सदर की जानिब से खुद ही इंतखाबात की तारीख देने के ऐलान को गैर आईनी करार दिया है। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सदर पाकिस्तान का यह ऐलान आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) के तहत सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, मगर इस मामले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो मीनिंगफुल डिस्कशन की है। कुंवर दिलशाद ने मजीद कहा कि सदर ने यह ऐलान करके 18वीं तरमीम को भी चैलेंज किया। उन्होंने माजी में सदर अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी का भी जिक्र किया, जब उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबर्स का तकर्रुर किया। उनका कहना था कि सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना चाहिए था ताकि अदालत उज़्मा इसका फैसला करती। सदर के ऐलान के हवाले से पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कल हमारी प्रोग्राम में कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) सदर पाकिस्तान को शराइत पर अमल दरामद करने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान
करने का इख्तियार ज़रूर देती है, मगर इससे पहले उनको इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की शर्त को पूरा करना था, मगर उन्होंने इस शर्त पर अमल ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये हुक्मनामा जारी करके एक और आइनी बहरान पैदा कर दिया और अब इसका फैसला अदालत ही करेगी। हम सदारती निज़ाम में नहीं है कि सदर के पास ऐसे ऐलान करने की एग्जेक्टिव पावर्स हों। आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद ही कोई ऐलान कर सकते हैं। उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत अगर गवर्नर से असम्बली की तहलील की हो तो वो इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद होगा। क्या गैर आइनी इकदाम है? ये बहस तो एक तरफ, लेकिन इलेक्शन का इनेकाद तो बहरहाल होना है और आइनी तौर पर 90 दिन के अंदर ही होना है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐलान करेगा कौन? अब ये मामला अदलिया के कोर्ट में जाएगा, जो पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन से वाजे कर चुकी है। इस मामले में मौजूदा पार्लियामान का किरदार मायूस कुन दिखाई दे रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है कि इलेक्शन से आने वाले आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को बचाने, मुकाबला करने के इलेक्शन के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। आज JUIF की जानिब से सदर के फैसले को कलअदम करार देने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद भी जमा करा दी गई है। इस तरह के मामलात से अवाम में ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। यही खौफ है जिसको इमरान खान भरपूर कैश कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं और आपके खिलाफ जमहूरियत मुखालिफ होने का बयानिया बना रहे हैं। किस हद तक ये बात दुरुस्त है और दुरुस्त दिखाई देती है, क्योंकि जमहूरियत तो इलेक्शन से ही मजबूत होती है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त ये सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कतई नज़र इस बात से कि सदर ममलिकत का इकदाम आइनी है या गैर आइनी है, सवाल बड़ा सादा सा है कि अब इलेक्शन की तारीख तो देनी है, इलेक्शन तो कराने हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इलेक्शंस की तारीख कौन देगा? देखिए, बुनियादी मसला तो ये कि इस मुल्क में, इसी मुल्क में, पाकिस्तान में कभी इस तरह का बुहरान खड़ा नहीं हुआ। हमेशा बाई इलेक्शन भी वक्त पर होते थे, जो आम इंतखाबात हैं उसकी भी तारीख जो है वो ऐलान हो जाया करता था बगैर किसी तनाज़े के। तो इस मरतबा वो कौन सी चले, आप सदर पे आप इतराज़ कर सकते हैं। अगर हुकूमत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिस सदर का इख्तियार नहीं है, तो फिर किसका इख्तियार था? और जिसका इख्तियार था उसने अभी तक क्यों नहीं उस चीज़ का ऐलान किया? जाहिर है कि जब कहते हैं ना, कुदरत जो है वो खला को बर्दाश्त नहीं करती है। और जो बहुत सारे कानूनदान जो तशरीह कर रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत ने, कहते हैं तंग आमद ब जंग आमद वाली बात है कि जब कोई और दायरेकार, कोई और चारेकार नहीं रहा तो उन्होंने अपना इख्तियार जो है कि आइन की शिक के तहत उसको इस्तेमाल किया। तो मेरा बुनियादी सवाल ये कि चले आप सदर के ऊपर आप कहें कि जी सदर ने बिलफर्ज गलत किया, तो जिसको सही करना था उसने क्यों नहीं किया? तो कहते हैं ओरिजिनल सिन किसका है, असल बुनियादी गलती किसकी है कि जिसने आईनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उस पर तनकीद बनती है। बड़ा ही खतरनाक रुझान है। हम इंतहाई गैर मामूली और मुख्तलिफ किस्म के मामलात देख रहे हैं। हालिया तारीख में तो ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं, शायद इसका ना तो पहले देखे गए थे, ना कभी किसी ने सोचे होंगे। अब ये जिस किसी का भी गुनाह है, अल्टीमेटली इसका अजाला अदालत उज़्मा करती हुई दिखाई दे रही है आपको? जाहिर है कि जो आइन की तशरीह होती है, अगर कहीं पर मामला गोट फंस जाती है और उसके अंदर तशरीह पे बहस हो रही होती है, तो फिर जाहिर है कि आपको आला अदलिया के पास जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो फिर जो आइनी इदारे हैं, आपके पार्लियामेंट हो गई, आपके गवर्नर हो गए, आपकी जो पोलिटिकल पार्टीज हो गई, हुकूमत हो गई, वो खुद अपने आप को रेलिवेंट कर रही है। अगर सारे काम जो हैं वो अदालत ने करने और मतलब है कि हर चीज़ की तरफ आपको फौज की तरफ देखना है, फिर तो ये मुल्क नहीं चल सकता। और ये जो फिर आप जिस जमहूरियत के लिए लोग हर वक्त राग गलापते रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क में बड़ी बनास्पती किस्म की जमहूरियत है, 2 नंबर की जमहूरियत है। इसका ताल्लुक ना अवाम से है, न ही अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी करती है, न ही अवाम दोस्त है। तो आमिर साहब, इस जैम सिस्टम को जब अदालतें धक्का लगा रही हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़बानों पर भी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, उनकी तकारीर के अंदर भी जो हदफ़ तनकीद है आजकल वो भी अदालतें हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है? अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन, ख़ास तौर पे एक ऑडियो लीक जो सामने आई और उसके अंदर एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत जिनका ताल्लुक अदलिया से है वो भी, और उसके बाद तो मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे भी मामला को सेटल होता हुआ, थमता हुआ ये तूफान दिखाई नहीं देता है। बात ही कि जो हमारे, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है मुतनाज़ा है और हमारी हुकूमत मुतनाज़ा है, तो अपने आप को तनाज़ों से बचाने के लिए हर दूसरे इदारे को जो है मुतनाज़ा बना रही है। आप देखें कि ज्यादा तनकीद कौन करे अदालत के ऊपर? वो लोग करें कि जिनका ताल्लुक जो है कुमरा जमात से है, वो मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं, उनके जो हवारी हैं वो लोग कर रहे हैं। बात ये थी कि आप किसी भी इदारे को कम से कम रहने देते। यही हालत है कि जब PTI के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो हदफ तनकीद बनाती है। तो बात ये होती है कि मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो हुकूमत है, असम्बलीज जो है, वो अपना किरदार सही नहीं अदा कर पा रही और बुनियादी तौर के ऊपर असल जिम्मेदारी उनकी जाती है
कुदरत खला को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये इनका यही चलन है। लेकिन आबिद साहब, हाई मॉरल ग्राउंड्स का आज डिस्कशन होती है, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स का मामला है। आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि जो इमरान खान के केसेस हैं वो एक खास जज जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं सुन सकते हैं, तो फिर हमारे केसेस क्यों सुनवाए जा रहे हैं? ऐसे लोग क्यों सुन रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, मतलब है कि एक तो केसेस की नौयत में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। इमरान खान और उनके साथियों पे जितने भी केसेस हैं मैं समझता हूँ बड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और बड़े शैलो केसेस हैं, उनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। वो उसका अगर आप मुकाबला करें कि 16 अरब के केसेस तो वजीर आजम पे मनी लॉन्ड्रिंग के थे। नहीं, लेकिन तोशा खाना के केस भी आपको याद होगा, जून 2020 के अंदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को के ऊपर नाकाबिले जमानत वारंट उनके जारी किए गए थे। जनाब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि गाड़ियां जो हैं, गाड़ियां जिनको आप अलाउ नहीं करते हैं, अगर उस नौयत के केसेस हो तो फिर तो जाहिर है कि उसके ऊपर बात होगी। और यहाँ पर सिर्फ तोशा खाना के केसेस नहीं थे, शरीफ खानदान पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जायदाद को छुपाने के केसेस हैं, एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं। वो आप इसाक डार का देख लें, शहबाज शरीफ साहब के दोनों बेटों का देख लें। वो ठीक है, अदालत को सर रास्ता लेना चाहिए, कानून को रास्ता लेना चाहिए, लेकिन वो जो सिलेक्टिव एहतसाब का एक बयानिया इस वक्त सामने आ रहा है और एक तासुर उभर रहा है कि सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है, मर्जी का बेंच, मर्जी का जज, मर्जी की अदालत। आप मुझे ये बताइए, सिलेक्टिव आप केसेस की नौयत तो देखें, सिलेक्टिव एहतसाब तो हुई इस मुल्क में, बदकिस्मती एहतसाब तो कभी भी नहीं हुआ। अगर एहतसाब होता तो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए होते, अगर इस मुल्क में एहतसाब होता तो शहबाज शरीफ वजीर आजम होते, उनके दोनों बेटे जो है आराम से घूम रहे होते, नवाज शरीफ के समधी जो है वजीर खजाना होते। नहीं होते। इस मुल्क में एहतसाब के नाम पे मजाक हुआ है। यहाँ पे जितने बड़े मतलब मछलियां थी वो निकल गई हैं। इसी के साथ मुझे बताइए एक केस बताएं, या तो हम कहते हैं करप्शन। एक्चुअली देखिए सर, करप्शन हुई है। मैं सवाल ये रखना चाह रहा हूं कि ऐसे माहौल के अंदर अदालत जो भी फैसला करेगी क्या वो काबिल कबूल होगा? मतलब अदालत जो सियासी नौयत के मामला थे वो अब अदालतें तय कर रही हैं, इसलिए कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जैम है, आपकी पार्लियामान इस वक्त बिल्कुल नॉन फंक्शनल सी है, वहां कोई बात हो नहीं रही है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठने को तैयार नहीं है, तो अदालतें अगर ये फैसले करेंगी तो क्या वो काबिल कबूल होंगे सबको? काबिल कबूल की क्या बात है? जब और कोई चारा कार नहीं होगा, आपको पसंद हो नापसंद हो, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, फिर जाहिर है अदालत ने फैसला कर लिया, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। खत्म। जब हमने नालायकी का सबूत दिया, पार्लियामेंट ने नालायकी का सबूत दिया, कोता नजरी का सबूत दिया, सेल्फ इंटरेस्ट का सबूत दिया, तो फिर तो यही होगा। फिर तो यही होगा कि जूतियों में दाल बटेगी, अदालत फिर जो भी फैसला करेगी। और जाहिर है कि जो आला दली है उसको आईनी इख्तियार हासिल है ना, कि जहां पर आप खुद लेके जा रहे हैं, आप मौका फराहम कर रहे हैं कि अदालत के पास जाए, तो फिर आपको फैसला कबूल करना पड़ेगा। ठीक, यानी आप ये देख रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान अब अदालत ही करेगी। अगर इन्होंने नहीं किया और ये लोग अपनी जिद पे कायम रहे, अभी भी वक्त है इनके पास, ये खुद पहलकारी करें, ये खुद जो है वो उसका ऐलान कर दें, तो इनकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन जब आप अदालत पे छोड़ेंगे तो फिर अदालत इसको हु डू यू हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दिस? इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी हुआ है, क्या इलेक्शन कमीशन को रिस्पांसिबल ठहराते हैं? वो ऐलान कर दे जो कह रहे हैं कि मैं मेरे इख्तियार में नहीं। भाई माजी में किस तरह हुआ करता था? माजी में हमारे सामने एक रिवायत है ना, हमारे आइन के ऊपर अमल हुआ करता था। बात ही कि हुकूमत वक्त जो है इस वक्त वो हर सूरत में इंतखाबात से बचना चाह रही है। असल अगर जरा भी वो होता है जो ये बहाना बना रहे हैं कि जी सूबाई के अलग होंगे और जनरल इलेक्शन अलग होंगे, आप दोनों के इंतखाबात पहले करा दें। आप 2-3 महीने पीछे ही तो लाना होगा ना आपको। कौमी असम्बली के इंतखाबात बिल्कुल हो सकते हैं इस मुल्क में, जनरल इलेक्शन, लेकिन क्योंकि आप खुद आपकी नीयत नेक नहीं है। आप ये देखें कि जब नीयत नेक नहीं होती तो उसके नतीजे में फिर यही फैसला साजी होती है। ये समझते हैं ये कभी ये कहते हैं कि जी मईशत खराब है, कभी दहशतगर्दी के पीछे छुपते, कभी किसी चीज के पीछे छुपते, तो इस तरह तो मुल्क की रियासतें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़मान पार्क में एक अहम मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि फॉर्मली परवेज़ इलाही इमरान खान को प्यारे हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। मशहूर मकूला है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, यानी पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल का चपड़ासी आज का वजीर, कल का डाकू आज का ईमानदार, ये सब सियासत में ही मुमकिन है। ऐसे ही एक नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है जब परवेज़ इलाही ने अपनी पार्टी काफ लीग समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। काफ लीग ने तो बरकैफ उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। आज चौधरी शुजात तरफ से नोटिफिकेशन आया, लेकिन परवेज़ इलाही ने अपने साथियों समेत इमरान खान को ज्वाइन कर लिया, फॉर्मली पीटीआई ज्वाइन किया। इस हवाले से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, उसमें क्या बात सामने आई, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना है। कि आज
पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो है उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPs हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा होंगे। क्या उसने इत्तेफाक है? परवेज इलाही PTI का हिस्सा होंगे, ये ऐलान भी वो कर रहा है जिनके बारे में परवेज इलाही चंद रोज पहले ये कह रहे थे कि अगर ये पहले पकड़े जाते तो आज ये हालात या ये दिन ना देखने पड़ते। पिछले कुछ सालों से ये दोनों पार्टियां एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे एक दूसरे के करीब आईं, लेकिन इनका इत्तेहाद हमेशा ही एक ज़बरदस्ती का इत्तेहाद रहा। अपने वज़ारत उज़्मा के दौरे इक़्तिदार में काफ लीग भी इमरान खान के अताब का शिकार रही, जिसका इजहार खुद परवेज इलाही कई बार। इमरान खान जनरल फैज़ के जरिए मुस्लिम लीग काफ को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की ज़ेर साया दोनों जमातों के बीच जो इमरानी मुआहिदा हुआ था उसके गारंटर खुद एस्टैब्लिशमेंट थी, जिसने आखिरी दम तक दोनों जमातों को जोड़े रखा। लेकिन जब खान साहब की हुकूमत जाने लगी तो उनकी एस्टैब्लिशमेंट से मामला ख़राब हुए। तब परवेज इलाही साहब भी इमरान खान के खिलाफ फट पड़े, कुछ उखड़े देख। अब बारकैफ ये दोनों जमातें इकट्ठी हो गई हैं। बारकैफ परवेज इलाही साहब अब फॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। इसका किसको फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली परवेज इलाही क्या गेन कर पाएंगे, क्या ओहदा मिलेगा? इस हवाले से अभी मुतज़ाद आरात हैं, कयास आराइयाँ जारी है कि सेंट्रल पंजाब की सदारत परवेज इलाही को दे दी जाएगी। क्या होता है यकीन आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।